हेलो स्टूडेंट, polytechhub.com में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पॉइंट और डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स। इसमें हम लोग कुल मिला के 32 प्रॉब्लम्स करेंगे। अब इसके बाद ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप बुक का प्रॉब्लम करो ना करो, लेकिन मेरा मानना है कि आप जितना आपसे हो सके कोशिश करोगे करने का। बट कोई बच्चा एटलीस्ट मेरा ये वीडियो लेक्चर हम बना दे रहे हैं वो देख भी लेगा। तो हम इस तरह से वीडियो बना रहे हैं कि इसके बाद आपकी बुक के ऊपर से डिपेंडेंसी थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन आपको बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। एटलीस्ट बिना बुक पढ़े आपका काम नहीं होता। बुक से प्रॉब्लम जितना आप करोगे उतना बढ़िया रहेगा। बट एटलीस्ट जैसे हम लोग के पास कभी कभी टाइम कम होता है, तो उस केस में अगर आप रैंडमली मेरा वीडियो भी देख लीजिए तो उससे आपका अच्छा खासा कवरअप हो सकता है। इसमें हम कोशिश ये की है कि हर एक सेक्शन से प्रॉब्लम रखें और उस प्रॉब्लम को मतलब जैसे हर एक कैटेगरी का क्वेश्चन होता है, जैसे हर एक टॉपिक पॉइंट और डिस्टेंस में हर एक अलग अलग कैटेगरी का जो क्वेश्चन होगा, हम लोग कोशिश किए कि सारे तरह के क्वेश्चन इंक्लूड करने का। ठीक है, ऑलमोस्ट कोशिश की है कि पूरा उस तरह के क्वेश्चन आप लोग के इस वीडियो में हो जाए। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर के करने के बाद आप लोग क्या करिएगा, पहले तो ये एटलीस्ट आपको ये करना ही चाहिए, ये बेसिक इतना तो आपको आना चाहिए। इसके अलावा आप जितना गेन कर सको इतना तो एटलीस्ट आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा आप जितना कर सको, जितना आप मैक्सिमाइज कर सको खुद को। दोस्त तो शुरू करते हैं हम लोग प्रॉब्लम से। पहला प्रॉब्लम आप लोग को दिख रहा होगा बोर्ड पे, फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, पॉइंट और डिस्टेंस का ही केवल हम लोग इसमें प्रॉब्लम करने वाला है, ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। तो हम लोग इसका थ्योरी पहले ही करवा रखे हैं ना, नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख लीजिए। ठीक है, पहले थ्योरी देख लीजिए। हम पहले भी बोल रखे थ्योरी आपको पहले अच्छे तरीके से मेमोराइज होने चाहिए। दोस्त ये आपको करना है। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन, पॉइंट्स लाइज इन विच क्वाड्रेंट चूज करना है। हम में से सारा आदमी ये तो ऐसे ही उड़ा देगा, तो आप लोग उड़ा लोगे इसको। देख लो भाई, ये हम करवाने रही आपके लिए छोड़ रहे हैं। बस हम ये प्रॉब्लम इसलिए लिख लिए हैं ताकि ये दोनों क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस कर लें। अब देखिए 3,0 कहाँ जाएगा दोस्त क्वाड्रेंट में, ये एक पॉजिटिव एक्स, ये निगेटिव एक्स, ये वाई, ये माइनस ऑफ वाई। अब देखिए 3,0 ये आएगा, 3,0 ये आ जाएगा यहाँ पे। हम आपसे पूछेंगे, इसमें पूछा कि किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप इसको बता लोगे किस क्वाड्रेंट में है, ये बता लोगे किस क्वाड्रेंट में, ये किस में, ये किस में, ये सेकेंड में हमारा चला जाएगा। ओ सॉरी, सेकेंड में नहीं, वाई निगेटिव है तो ये हमारा कहाँ चला जाएगा, ये हमारा फोर्थ में चला जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, थर्ड में चला जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा, ये -8,6 कहाँ जाएगा, एक्स निगेटिव, ये आपका सेकेंड में आ जाएगा, ये फर्स्ट में आ जाएगा। दोस्त इस दोनों के लिए हम आपको ये क्वेश्चन लिख दिए ताकि यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, इट लाइज ऑन एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये कहाँ लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो इसका आंसर होगा इट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। इसका क्या होगा, इट लाइज ऑन निगेटिव वाई एक्सिस। ध्यान में रखिएगा ये बात को, इसीलिए ये क्वेश्चन हम लिखते हैं। बाकी बेसिकली आपको सारी चीज इसमें आ ही रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2 लाइज ऑन वाई एक्सिस सच दैट मिड पॉइंट। देखिए ध्यान से, बेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, उसका बेस होगा, ऑफ साइड 2 है। उस ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका साइड 2 है। तो आपको पता है ऑलरेडी इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो। तो सारी साइड इक्वल होगा तो 2 है तीनों साइड हो जाएगा। लाइज ऑन वाई एक्सिस, अब ये कहाँ लाई कर रहा है, इसका बेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे, सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस एट ओरिजिन। और उसका जो बेस का मिड पॉइंट होगा यानी बीच का पॉइंट होगा कहाँ होगा, ओरिजिन पे। तो हम लोग एक इमेजिनेशन से एक क्वेश्चन जरा जो डाटा है उसके अनुसार से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारे पास ये एक्सिस हो गया एक्स, ये माइनस ऑफ एक्स, वाई माइनस ऑफ वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि बेस कहाँ होगा, बेस कह रहा है आपका वाई एक्सिस पे, और कितना 2a है, और मिड पॉइंट क्या है, ओरिजिन पे है। तो ओरिजिन मिड पॉइंट पे होगा तो 2a होगा, तो इधर a होगा, इधर a होगा, यानी ये डिस्टेंस a होगा और ये डिस्टेंस भी a होगा। और इसके बाद कह रहा है एट ओरिजिन फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। अब आपको इसका वर्टिसेस पता करना है। ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं तो आपको पता करना है।
तो हम लोग क्या करते हैं, चूंकि सिमेट्री है तो इसको मिलाने की कोशिश करते हैं, कहीं मीट करेगा। अब आपको करना क्या है, ये पता करना है कि भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके कोऑर्डिनेट आप देखिए ध्यान से इस चीज़ को, आपको यहाँ 3 कोऑर्डिनेट मिलेंगे ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। अब जरा दोस्त इसका कोऑर्डिनेट लिखो, आपको भी इसलिए बोले कि इसका इंपॉर्टेंट बढ़ जाता है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, इस पे y एक्सिस पे x क्या होता है 0, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक y पे क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0 हो जाएगा। पहले x लिखते हैं तो 0, a। इसका क्या हो जाएगा उसी तरीके से, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए y पे x 0 होता है, 0, ये a निगेटिव में, 0, -a। देखिए अब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो हमें मिल गया, हमें चाहिए तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमें चाहिए तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो दोस्त बहुत ही आसान तरीके से हम लोग इसको कंक्लूड कर लेते हैं। ये एंगल कितना है 90, ओके, ये कितना है 90, ठीक। ये a डिस्टेंस है, ये a डिस्टेंस है, आपको ये दिख रहा है, ये a डिस्टेंस है। जरा सा अब हम लोग एक काम कर ले, जब हमारे पास a डिस्टेंस अगर अवेलेबल है तो ये हो जाएगा आपका, ये देखिए ये डिस्टेंस पूरा ये साइड है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर बराबर है, तो ये 2a है तो ये भी 2a हो जाएगा, ये भी 2a हो जाएगा, ठीक है। और जब ये 2a है और ये 2a है, इसमें देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। हमें ये दूरी चाहिए थी ताकि हमें x पे इसका कोऑर्डिनेट होगा तो एक तो इसका y 0 हो जाएगा और ये दूरी मिल जाएगा तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा। तो यहाँ से पहले आप ये कर लीजिए कि ये दूरी निकाल लीजिए, यानी आप OC निकाल लीजिए। OC दूरी कितना हो जाएगा, तो OC दूरी कितना हो जाएगा दोस्त, OC बराबर हो जाएगा रूट अंडर हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा इसको रूट 3a, यानी ये वाला डिस्टेंस कितना आएगा रूट 3a हो जाएगा। यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0, x होगा रूट 3a, 0। ये तो ये था आपका पॉइंट के माध्यम का यूज करके, यानी इसको ग्राफिकली कर सकते हो, नॉर्मली ऐसे भी, और जैसे भी हम लोग किए हैं। एक और वे होता है जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं कि ये डिस्टेंस, पहले ये डिस्टेंस इसका मान लेते हैं x, y है, नहीं पता है, ये तो आसानी से पता चल गया, इसको मान लेते हैं x, y है, फिर इक्वेशन बना के इसको सॉल्व करते हैं, जो आगे एक नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको इसी पे दिए हुए हैं। तो ये था, इसको हम लोग थोड़ा सा अपना IQ लेवल लगा के इसको आराम से इवेलुएट कर सकते थे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये था आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 0, वर्टिसेस का ट्रायंगल का, और 0, -a, एक हो जाएगा 3a, 0। ये आपको 3 कोऑर्डिनेट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। चलिए दोस्त आगे की प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉब्लम नंबर 2 के बाद प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो चूंकि ये पॉइंट का सवाल है तो कुछ इसी तरीके से आप अप्रोच लगाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो आपका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ 3 वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, देन फाइंड व्हाट इज द 4th कोऑर्डिनेट। दोस्त थोड़ा सा इस तरीके के प्रॉब्लम में अप्रोच लगाते हैं हम लोग। देखिए क्यों ऐसा अप्रोच हम लगाएंगे, क्योंकि जो डाटा दिया हुआ है ना, उस डाटा कन्वीनियंट डाटा दिया हुआ है जिससे आप आसानी से सोच पाओगे। जैसे क्या होता है कि आप इसको प्लॉट करके बहुत आसानी से सोच पाओगे, जैसे x माइनस ऑफ x, y माइनस ऑफ y। इसका एक करने का एक दूसरा वे भी होता है कि x, y मान लीजिए, फिर इक्वेशन को इक्वेट कर करके आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग पॉइंट के माध्यम से ही सॉल्व कर लें, क्योंकि पॉइंट जो हमें दिया हुआ है वो बहुत ही कन्वीनियंट, सुविधाजनक दिया हुआ है। देखिए -2, 0। दोस्त बताओ ये कहाँ पॉइंट जाएगा, लाइज ऑन लेफ्ट साइड x एक्सिस, यानी निगेटिव x एक्सिस पे, यानी इधर मान लीजिए ये पॉइंट है, ये -2, 0, ठीक है। और एक है 2, 1 भाई, 2, 1, एक 2, 0, देखिए कितना बढ़िया दिया है, 2, 0 राइट साइड में आ जाएगा, यानी एक है जगह 2, 0। तो आपको 2 पॉइंट तो मिल गया, ऐसे 3 पॉइंट दिया हुआ, एक तीसरा पॉइंट है 2, 1, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब चला जाएगा तो x 2 ही लेना है, x का मान 2 है, 1 कुछ इस तरीके से आगे आएगा, इस तरह से होगा, इसी पे ये 1 डिस्टेंस होगा तो 2, 1 हो जाएगा। अब आप देखिए आपको रेक्टेंगल का एक साइड 2 साइड मिल चुका है। अब आपको एक कोऑर्डिनेट जो यहाँ होगा वो पूरे रेक्टेंगल को डिसाइड कर देगा। तो हमको इस तरीके से सोचना है कि ई पॉइंट के सामने ही तो वो लाइन होगा। अच्छा, चूंकि ये जितना हाइट होता है उतना ही हाइट यहाँ पे होगा, तो ये कितना हाइट है, ये 1 है, 1 यूनिट का,
इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 है, यानी y डिस्टेंस कितना 1, यानी 1 यूनिट यहाँ होगा, इस पॉइंट पर 1 यूनिट जाएगा, यानी y तो इसका 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, y इस पॉइंट का 1 हो जाएगा। अच्छा x कितना होगा, तो भाई देखो इसका x कितना हो जाएगा, देखो इस पॉइंट के लिए x कितना हो जाएगा, तो देखो x ये वाला दूरी होगा, ये वाला दूरी, ये दूरी, और बताओ ये दूरी कितना है यहाँ पे, यही तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, ये दूरी कितना है, तो ये हो जाएगा आपका -2, तो ये हो जाएगा -2x, x क्या है, इस पॉइंट का x क्या है, इस पॉइंट का x है -2 और y कितना 1, तो हो जाएगा -2,1 और इस पॉइंट को मिला दो, ये रेक्टेंगल बन जाएगा। तो चौथा पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा 4th वर्टिसेस कितना हो जाएगा -2,1। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन था, जो आप इस तरीके से ग्राफिकली प्लॉट करके बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो, बहुत ही शॉर्ट टाइम में। एक दूसरा तरीका है कि आपको एक्स वाई मानते फिर इक्वेट करते ये डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से, वहाँ से आप करके इसको निकालते। ठीक, लेकिन ये हम लोग इस अप्रोच को करेंगे क्योंकि हमारे पास कन्वीनियंट डाटा दिया हुआ है, और इस ताकि पॉइंट के कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम था, ताकि हम लोग पॉइंट के कॉन्सेप्ट का यूज करके इसको क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। दोस्तों इस तरीके से हम लोग 3 प्रॉब्लम्स डन कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग पॉइंट्स। अब ये तो हम कराएंगे नहीं आपको, ये तो खुद ही करना है, पॉइंट्स आपको कराने हैं, हालांकि आपको एग्जांपल पहले ही करवा रखे हैं। ये आपको प्रॉब्लम्स करने हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बहुत ही बेसिक एक सवाल दिया हुआ है, इसके बाद आपको इसका निकालना है, फिर आपको इसके निकालना है, इसके ये इसलिए दिए हैं हुए हैं ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छा हो सके। ठीक है, ये प्रॉब्लम इसमें कुछ खास नहीं, फॉर्मूला पे डालना है, x2 √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर, बस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी आप खुद से डन करोगे, अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे, या फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ उस पर व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लोगे अगर दिक्कत इसमें प्रॉब्लम में हो रहा है तो। ऐसे होना नहीं चाहिए, हम ये दिए हैं ताकि आपको आपका कैलकुलेशन बढ़िया हो सके। इसमें कुछ विशेष लॉजिक नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट के नाम पे इसमें कुछ भी नहीं, ओनली कैलकुलेशन। सवाल में 2 ही चीज़ होते हैं, या तो कॉन्सेप्ट होता है या 2 चीज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन। किसी प्रॉब्लम में कॉन्सेप्ट रहता था कैलकुलेशन नहीं, किसी में कैलकुलेशन रहता तो कॉन्सेप्ट नहीं। तो यहाँ पे क्या है, केवल और केवल कैलकुलेशन है, देयर इज नो एनी कॉन्सेप्ट, ओनली लॉजिक, इज ओनली ए सिंपल फॉर्मूला √x2 - x1 के होल स्क्वायर, जो आपको बता रखे, तो कर लीजिएगा इसको। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करें इस प्रॉब्लम की, ये कर ही लेना है ना, छोड़ मत देना, जैसे हम छोड़े। हाँ प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे डिस्कस कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है भाई, ऐसे भी लिख लो, है ना, 8825161664, इस पे आप व्हाट्सएप कर लेना। प्रॉब्लम अगर रह जाए तो हम सॉल्व करके भेज देंगे, है ना, और उससे भी ना मन भरे तो कन्वर्सेशन कर लेना मेरे साथ भाई, है ना, हम आपका कोई भी प्रॉब्लम डाउट नहीं रहने देंगे। ठीक, चलो ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ जाओ। बात करते हैं हम लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इतना इज 8। अब आ जाइए डिस्टेंस वाले प्रॉब्लम पे, ये भी तो डिस्टेंस से ही आता है, यहाँ से डिस्टेंस प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ डिस्टेंस बिटवीन इतना एंड इतना इज 8। सिंपल, अब आप देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगा लीजिए, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ 8, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर ले। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 - x1, तो ये हो जाएगा आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 5 का, ये हो जाएगा क्या, x2 - x1 3 - a के होल स्क्वायर प्लस 4 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, हम ये कर लिए हैं, जैसे कि आपको पता है ऑलरेडी कि A और C के बीच का डिस्टेंस जो दिया हुआ मान लो 8 है, तो AC बराबर अगर 8 है तो AC स्क्वायर बराबर क्या होगा 64। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज कर लिए, नहीं तो हमको यहाँ पर रूट लगाना पड़ता, तो रूट को हम लोग हटा के रखने के लिए कर लिए डायरेक्ट। क्लियर, आप इसका करते रूट ओवर इतना बराबर 8, तो ये रूट उधर स्क्वायर बदलता, हम डायरेक्ट हम लोग लिख लिया। अब यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्त, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - a के होल स्क्वायर इज प्लस 2 में से 2 4 इक्वल टू 8। तो यहाँ से हो जाएगा 3 दिस इम्प्लाई 3 - a के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाई 3 - a इज इक्वल टू √4। और √4 का मान क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा इसका
3 माइनस ए, और इसका देखो दोस्त क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक होने के साथ जो क्वाड्रेटिक है तो ए का मान क्या होना चाहिए, 2 ठो आना चाहिए। तो ये प्लस माइनस 2 यहाँ से होगा, ये आपका ए बराबर यहाँ से माइनस ए बराबर एक बार में प्लस 2 लेंगे तो 3 माइनस ए बराबर प्लस 2 और 3 माइनस ए बराबर माइनस 2। यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे दोस्त, तो ये आ जाएगा -3 -1, यानी ए बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा 1, इसको सॉल्व करोगे तो, और 1 हो जाएगा क्या, इधर आएगा तो आपका हो जाएगा -5, ए बराबर 1 हो जाएगा +5। तो ए बराबर 1 और ए बराबर 5 आ जाएगा, 2 ठो वैल्यूज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आपको ये क्या कह रहा था यहाँ पे, ए का मान निकालने के लिए, तो आपको ए का मान यहाँ पे मिल चुका है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस कैटेगरी के कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये अप्रोच लगाना है, सॉल्व करने। हम इसीलिए बोले कि सारे कैटेगरी से अलग अलग कैटेगरी से हम लोग अलग अलग क्वेश्चन ले लिए हैं, जो कि आपको अलग अलग तरीके से क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और इसी से सारे करवा दे रहे हैं एक एक करके अलग अलग के, ताकि आपको जैसे ही उस तरह टाइप का क्वेश्चन मिले आप उस पर अच्छे से अप्रोच लगा सको। ठीक है दोस्त, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये डन हो चुका है। इसके बाद फाइंड द, देखिए ध्यान सुनिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पेयर ऑफ पॉइंट्स। अब देखिए एक्स एक्सिस पे वह पॉइंट पूछ रहा है जो पॉइंट इस और इससे इक्विडिस्टेंट होगा। अच्छा एक्स एक्स जरा सोचते हैं, एक्स एक्सिस पे आपको एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बाकी आपको करना है, इसीलिए हम सारा प्रॉब्लम लिख दिए ताकि आपको भी HW दे ही दे साथ साथ। देखिए कि हमारा क्या है कि हमें दिया हुआ है कि भाई एक्स एक्सिस पे वह पॉइंट निकालना है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। मतलब हमें पता नहीं कि वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होगा x, 0, हमें x का मान ही तो निकालना है, y टू की 0 होगा क्योंकि वो पॉइंट कहाँ लाई करना है, द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। ठीक है, ठीक, अब x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा, इससे इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पे है। तो मान लेते हैं कहीं भी पॉइंट, ये पॉइंट P होगा, हमें पता नहीं है भाई, और ये इक्विडिस्टेंट है 2 पॉइंट से, बराबर दूरी पे है। एक पॉइंट मान लीजिए P है तो ये मान लीजिए MP NP। अब EM है जो 7,6 दिया है, और एक कमा है -3,4 दिया हुआ। अब इक्विडिस्टेंस है तो आपको MP का मान निकाल लेना है और NP का मान निकाल लेना, बराबर कर देना है, और दोनों को इक्वेट करोगे तो वहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, वहाँ से हमें मिल जाएगा क्या, x का वैल्यू मिल जाएगा वहाँ सॉल्व करने। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जब इक्वेशन हम बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्त, देखो तो MP चूँकि दिया हुआ है, चूँकि क्या MP बराबर NP, ये हम लोग अभी पहले सॉल्व करना देख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। ये एग्जाम्सन में आपके लिखने का तरीका नहीं है, हम अलग से एक वीडियो केवल स्पेशल बनाएंगे जिसमें कि आपको एग्जाम्सन में लिखना कैसे वो सिखाएंगे। ये पहले आपको बनाने आएगा तो ना अपने एग्जाम्सन में लिखोगे, तो पहले सीख लो अच्छे से बनाना कैसे है, और जब बनाने आ जाएगा कॉन्सेप्ट लगाने तो फिर हम लोग सीखेंगे उसको रिटन कैसे करेंगे अच्छे फॉर्मेट में। हालांकि ये पॉइंट चूँकि आप अच्छे से पढ़े हुए, इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा तेज़ी में निकाल रहे हैं, और तेज़ी में निकाल क्या मतलब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट रख रहे हैं। बाकी आगे हम लोग थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे और एग्जाम्सन वाला पैटर्न में ही सोल्यूशन आपको करवाएंगे। दोस्त MP बराबर NP है, MP बराबर NP है, तो यहाँ MP क्या हो जाएगा, MP बताओ जो क्या हो जाएगा, 7 - x का होल स्क्वायर प्लस 6 - 0 का होल स्क्वायर यानी 6 के स्क्वायर। इधर NP क्या हो जाएगा, NP हो जाएगा -3 - x का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 के होल स्क्वायर यानी 4 के होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ से अच्छे से, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, 7 - x के होल स्क्वायर तोड़ ले तो फटाफट क्या हो जाएगा, 49 प्लस x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 36 बराबर 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 2ab जब करेंगे इसका तो हो जाएगा प्लस 6x = 16। अब ज़रा सा कैलकुलेशन, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद इधर आपका 9 और
1 मिनट, ये आपका +16 होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 9 6 25 इधर 49 है, तो यानी आपका -14x, इधर 6 ले आइए, -6x = 25, इधर आपका हो जाएगा माइनस ऑफ 9 6 15 7 8 85। कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा -20x, ये हो जाएगा आपका 50 और ये हो जाएगा 60, ठीक है, -60 कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 4, ठीक है, x बराबर आ जाएगा 4, तो x का मान क्या हो जाएगा 4, यहाँ से आपको ये 4 मिल जाएगा, ठीक है। ओह सॉरी, तो ये देखिए यहाँ पे 3 होगा जी, है ना। अब ये इस कैलकुलेशन को आप देख सकते हो, कोई बात नहीं भाई, ये सब आप लोग खुद ही बहुत तरीके अच्छे से इतना 20 60 है ना, 3 हो जाएगा, ओके ठीक है दोस्त। अब यहाँ से ये कैलकुलेशन करके यहाँ पे x का मान क्या हो जाएगा 3, है ना। चलो अब यहाँ ये कैलकुलेशन करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये हम लोग का प्रॉब्लम का सेशन होने वाला। यहाँ से हो गया आपका, अब बाकी जो क्वेश्चन है आपको दोस्त उसी तरीके से कर लेने हैं, है ना। हम अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इसको कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए दोस्त। आगे देखो, प्रूव दैट, है ना, प्रूव दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना एंड इतना फ्री फ्रॉम थीटा, मतलब जो आंसर आएगा उसमें थीटा के ऊपर उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं होगा, मतलब थीटा का वो फंक्शन नहीं होगा, मतलब थीटा के साथ वो आंसर चेंज नहीं होने वाला। इसका कहने का मतलब यही है, फ्री फ्रॉम थीटा। चलिए तो शुरू कर लेते हैं हम लोग इसको। पहले तो डिस्टेंस निकालते हैं, मान लेते हैं, पहले तो आपको मानना पड़ेगा लेट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, देन ए बी बराबर, तो हम लेट कर लेंगे पॉइंट ए एंड बी, देन ए बी बराबर क्या होगा दोस्त, डायरेक्ट चलते हैं हम लोग, आ जाओ शुरू कर ले इसको। ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए माइनस का ये क्या हो जाएगा ए, यानी x2 माइनस का माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए प्लस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस प्लस y2 b माइनस ठीक है b प्लस आर साइन थीटा, b प्लस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। बस कुछ भी नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा क्या, देखिए सॉल्व कीजिए, पहले तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो a माइनस ऑफ a माइनस आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ से a कैंसिल, यहाँ से b कैंसिल, ये क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोस्त आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें से कोई भी बता देगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ से 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा, तो इसलिए यह हो जाएगा मॉड ऑफ आर, यानी ए बी डिस्टेंस कितना आएगा मॉड ऑफ आर। यानी अब देखिए ये आपका आर डिस्टेंस अगर आ गया ये, ठीक है, ये आर डिस्टेंस आया तो हम क्या बोलेंगे बताओ दोस्त कि इसमें कोई थीटा है क्या, थीटा से ये आंसर चेंज होगा क्या, वो आर पे डिपेंड करेगा, आर का जितना वैल्यू रहेगा उसके अनुसार। अगर इसमें थीटा रहता तो थीटा के वैल्यू अनुसार ये आंसर बदलते रहता, तो हम कहेंगे कि ये जो ए बी डिस्टेंस आएगा जो दोनों के बीच होगा वह फ्री फ्रॉम थीटा होगा। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इज फ्री फ्रॉम थीटा, ठीक है, ये कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है आपको, ये क्वेश्चन भी हम लोग डन कर लिए, आपको अपेक्षा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझने में कोई दिक्कत लगता है तो कमेंट करके बोल लीजिएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर से उसमें जो भी सुधार करने की जरूरत होगा हम करके देंगे आपको, ठीक है। आप देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ पॉइंट पी एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना देन प्रूव दैट,
ये इक्वी डिस्टेंट वाला तो थोड़ा सा अच्छा प्रॉब्लम होता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल अप्लाई करेंगे इस काम को करने के लिए। चलिए दोस्त, अब आप बात कर लेते हैं कि ये प्रूव कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, कह रहा है ये पॉइंट इस दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। कुछ नहीं भाई, इस तरह से मान लीजिए पॉइंट x, y है, फिर पुराना कॉन्सेप्ट ही लगाना है, बट थोड़ा सा प्रॉब्लम पहले के अपेक्षा में बेहतर है। a प्लस बी, ये मान लीजिए m पॉइंट, ये n पॉइंट, ये a प्लस बी कॉमा b माइनस a। अब हम अपेक्षा करेंगे जिस भी कैटेगरी का क्वेश्चन का उस कैटेगरी का क्वेश्चन आपके पास मिले तो वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसीलिए हम सब कैटेगरी में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको करवा दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी कॉमा a प्लस बी। ठीक है, अब ये इक्वी डिस्टेंट पॉइंट है तो ये mn बराबर mp बराबर क्या हो जाएगा, सिंस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना इतना इतना, सो दैट mp बराबर क्या हो जाएगा, pn। अब जब pn आपका बराबर हो जाएगा तो यहाँ से आप लगा लो फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा दोस्त, बताओ। फार्मूला जब हम लगाएंगे तो हमें प्रूफ क्या करना है, अच्छा क्या कह रहा है, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट इतना देन प्रूव डेट। ओके, तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, तो ऐसे एक कंसिडरेशन तो ऐसे हो सकता है, दूसरा कंसिडरेशन क्या हो सकता है, एक दोस्त आंसर जो प्रूव करना है उसको देख के लग रहा है कि हम इक्वी डिस्टेंट में अगर इसका मिड पॉइंट्स कंसीडर करके चले तो ज़्यादा सूटेबली हम अपने आंसर की तरफ अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं, तो इससे ज़्यादा बेहतर तरीके से हम लोग अप्रोच लगाते हैं अपना। इसी तरीके का कंसिडरेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा मतलब बेहतर ढंग से, जैसे कि आंसर को देखते हुए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट A है और ये B या M या N जो भी लेना वही M और N है, ये पॉइंट आपका N है। ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ A प्लस बी कॉमा B माइनस A। हमें ये कैसे लगा, आंसर को देखते हुए लगा कि ऐसे अप्रोच करना सही रहेगा। वो तो बोला नहीं है कि मिड पॉइंट है कि नहीं, लेकिन इक्वी डिस्टेंट बोला तो मिड पॉइंट भी इक्वी डिस्टेंट होता ही है, तो हम लोग एक कंसिडरेशन ये भी लेके चल सकते हैं। तो यहाँ से a प्लस बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब यहाँ एक बात कर लेते हैं कि एक पॉइंट P है जो इक्वी डिस्टेंट, मानते हैं कि ये पॉइंट P x y इक्वी डिस्टेंट है, तो मिड पॉइंट लेके चला, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस जब होगा तो मिड पॉइंट होगा तभी इक्वी डिस्टेंट बन पाएगा। तो यहाँ से मिड पॉइंट हम लोग जानते हैं, मिड पॉइंट क्या होता है, x बराबर क्या होगा दोस्त बताओ, x बराबर क्या लिख सकते हैं, सो बताओ। x बराबर होगा x2 प्लस x1 बट्टा 2, यानी a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2। यहाँ से ये कैंसिल क्या हो जाएगा, 2a बाई 2, यानी x इक्वल टू a। ठीक, अगेन क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी माइनस a अपॉन 2, y1 प्लस y2, तो ये हो जाएगा a कैंसिल, यानी हो जाएगा 2b बाई 2। ठीक है, 2b बाई 2, यहाँ से आपका ये बन जाएगा b। ठीक, तो y इक्वल टू बन जाएगा b। अब दोस्त जरा सा हम लोग एक काम करते हैं, x बराबर a और y बराबर अगर b बन जाता है तो हमको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए x बाई वाई अगर हम करेंगे, x बाई वाई करेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, x बाई वाई करेंगे, नाउ x बाई वाई करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्त बताओ, a बाई बी मिल जाएगा। ठीक है, अब एक रूल आता है मैथमेटिक्स में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का, वो क्या कहता है कि ऊपर नीचा सिमिलर थिंग ऐड करने पर दोनों तरफ कोई मतलब इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। तो एक काम करते हैं, हमको क्या चाहिए, ज़रा सा आंसर की तरफ देखिए तो आप, हमें चाहिए क्या, x माइनस वाई चाहिए। ठीक है, अगर सिमिलर चीज़ इधर घटाएंगे तो उतना ही चीज़ इधर घटाना पड़ेगा, यहाँ जितना जोड़ेंगे उतना ही यहाँ जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके इक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो चलिए एक काम करते हैं, हमको वहाँ चाहिए x माइनस वाई, तो यहाँ y घटाएं तो y की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे देखो तो y की वैल्यू क्या है, यहाँ पे
बी है तो बी को घटा लेते हैं। अच्छा, हमें इधर नीचे में क्या चाहिए, एक्स, तो नीचे में एक्स जोड़े तो इस साइड क्या जोड़ दें, इस साइड क्या जोड़ दें हम, एक्स जब जोड़े तो एक्स का मान क्या है ए, तो ए जोड़ देंगे। जरा सा इसको अरेंज करके लिखेंगे तो सो एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। क्या हमें यही प्रूफ नहीं करना था, देख लीजिए आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्चुअल है, जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज कर सकते थे। ठीक, या इससे जाने से बहुत ही ईजी वे में हम लोग अपने आंसर को ट्रेस कर पाए। ठीक है दोस्त, यहाँ तक करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। चलिए, अब इधर का हमारा सारा प्रॉब्लम डिस्कस हो गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं, तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। 9th प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 8 तक डिस्कस कर लिए हैं, 9th प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग इधर डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम पूरा करने के बाद। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए इसमें क्या है कि आपको पहचानना है कोऑर्डिनेट वर्टिसेस दिया हुआ है ट्रेंगल का, उसमें से आपको पहचानना है कि कौन सा वर्टिसेस किस, जो वर्टिसेस का जो सेट दिया है आपके पास वो सेट किस ट्रेंगल का है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आप बहुत सारा कर रखे हैं पहले से, बट फिर भी एक बार कर लीजिएगा और उसका कॉन्फिडेंस लेवल के लिए। तो ये देखिए 3 वर्टिसेस दिया हुआ है, आपको पता करना है कि वो इक्विलेटरल है, आइसोसेल्स है, स्केलर है, राइट एंगल है और आइसोसेल्स राइट एंगल। ध्यान सुनिएगा, ये तीनों हम आपको पहले जो कॉन्सेप्ट बताया उसमें से ये तीनों ट्रेंगल तो बताया था, आइसोसेल्स राइट एंगल नहीं बताए थे। तो आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है कि कोई भी ट्रायंगल अगर राइट एंगल के होने के साथ साथ उसका ये दो कोई साइड इक्वल होगा तो वो आइसोसेल्स राइट एंगल। तो पहले तो आपको राइट एंगल चेक कर लेना है, कैसे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होगा तो राइट एंगल हो जाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि क्या ये दोनों बराबर है, तब वो हो जाएगा क्या, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको चेक क्या करना है, पूरे में आपको पहले वर्टिसेस तीनों का लिख लेने हैं ए बी सी, और जब वर्टिसेस आपको पास मिल जाएंगे जैसे 1 1 माइनस, एक ऑर्डर में लिखे 1 1 3√3 और ये हो जाएगा -1, -1। ठीक है, एक ऑर्डर में लिख लीजिएगा और ये दूरी फाइंड कर लीजिएगा। फाइंड करने के बाद आप देखिएगा कि जो ट्रायंगल का जिस प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता होगा ये दूरी आपको दूरी से डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालने आता है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकाल के चेक कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए ही HW रहा, क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है करने को। ठीक, हम लिख इसलिए दिए ताकि आप लोग कोई बुक के लेके ज़्यादा जो दिमाग में रहता है कि हमारे पास बुक नहीं है सब है, तो हम पूरे क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से करवा दे रहे हैं कि आपको बुक, बिना बुक के भी आप आराम से इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, अब ये करने के बाद कुछ बच्चे को लग रहा होगा कि सर ये सब क्या करा है। भाई हम आपके सिलेबस का छोटा से बड़ा सारा ख़त्म कर देते हैं, जिनको आ रहा है वो सब्र रखिए, जिनको नहीं आ रहा है वो सीख लो, और क्या। ठीक है, इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना भाई क्या क्या सब आंसर आया। इफ एनी टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आर 0 0 3, 3 देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिवली। आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब आपको पीछे वाला करवाए हैं जिसमें आपको डायरेक्ट कोऑर्डिनेट टू कोऑर्डिनेट पता कर लिए, तो उसमें तो अरेंज वे में था तो आप पता कर लिए। इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, यहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन हम देख लीजिए आप लोग अच्छे से, हम लोग सॉल्यूशन इसका करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। एक ट्रायंगल है जिसका आप मान लीजिए ओरिजिन पे होगा ये 0 0 एक कोऑर्डिनेट है। अब ऐसा मान लेते हैं ये हो गया इसका 3√3 है, 3√3 इसका पॉइंट है, और एक कोई होगा जो हमें नहीं पता है, मान लेते हैं x, y है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ए बी सी, हमको तो पता है भाई कि क्या ये सारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब जब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारे के साइड, ये सारे साइड क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो आपको करना क्या है, हम ये बात जान रहे हैं कि ए बी बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल से ए सी इक्वल टू बी सी। तो कर हम लोग यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं। पहला सबसे पहले कर लेते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए बी बराबर हो जाएगा, हम लोग स्क्वायर में ले लेते हैं। जब ये बराबर तो इसका स्क्वायर भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, यानी ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा
AC स्क्वायर, और AB स्क्वायर क्या होगा दोस्त, x माइनस 0 का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और AC क्या हो जाएगा दोस्त, उसी तरीके से 3 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर, यानी आपका 9 + 3 12, यानी एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 12, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा आपको। चलिए अब यहाँ से तो इक्वेशन एक बन गया है, लेकिन हमें और भी इक्वेशन चाहिए, सॉल्व जैसे होने वाला है नहीं, तो हमें और भी इक्वेशन चाहिए। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ से इसको बराबर कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग और यूज कर लेते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, AC तो हम ऑलरेडी 12 निकाल चुके हैं, BC स्क्वायर आप निकाले तो BC क्या होगा 3 - x के होल स्क्वायर प्लस √3 - y के होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC कितना है, AC स्क्वायर हो जाएगा आपका 12, AC स्क्वायर कितना है आपका, AC स्क्वायर आपका आ जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आएगा 9 + x स्क्वायर माइनस 6x + 3 + y स्क्वायर माइनस 2√3y इज इक्वल टू 12। अब x + y स्क्वायर के बदले क्या पुट कर दे दोस्त, 12 पुट कर दे यहाँ, तो ये हो जाएगा 9 + 12 - 6x माइनस 2√3y इक्वल टू 12, ठीक है, +3 तो ये हो जाएगा कितना आपका, देखिए 12 3 15, 12 तो कैंसिल हो जाएगा, 12 इधर है, इधर 3 12 इधर 12 कैंसिल, इधर बचेगा 3 9 12, यानी हो जाएगा आपका -6x माइनस 2√3y इज इक्वल टू -12, माइनस कॉमन लेके हटाएंगे, आ जाएगा 6x + 2√3y इज इक्वल टू 12। दोस्त यहाँ से हम लोग एक काम करें, क्यों ना, क्योंकि हमको यहाँ तो एक इक्वेशन मिला है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक में है, ये आपका 2 चरों वाले रैखिक समीकरण वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, और ये यहाँ पे लीनियर फॉर्मेट में है। लेकिन यहाँ से हम उठा के रख लें x का मान y का मान रख लें यहाँ x के टर्म में, तो क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ देख लो, तो जाके हमारा कुछ सॉल्यूशन बने, तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, यहाँ से देख लो, या x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x का मान यहाँ से निकाल ले, x के रख ले x के टर्म में, तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर या y बराबर हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 12 - 6x / 2√3। यहाँ से ये वैल्यू आप निकाल सकते हो, x y का वैल्यू, और इस इक्वेशन में y का मान पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, y का मान पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। चलो ठीक है, हम लोग इसको इरेज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से जैसे ही आप पुट कीजिएगा क्या बनेगा दोस्त, देखो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y का मान पुट करना है 12 6x अपॉन 2√3 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से इसका होल स्क्वायर नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा 12, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 3 का हो जाएगा 3, तो 4 × 3 12, एलसीएम लेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12 - 6x के होल स्क्वायर प्लस बट्टा में अगर 12 रहेगा तो वो उधर जाएगा कितना 1 बराबर 144 बन जाएगा 144। यहाँ से आप देखोगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 144 प्लस 36x स्क्वायर माइनस 12 6 जा हो जाएगा आपका 12 6 144, इसका भी बन जाएगा, ठीक है, 12 144, ठीक है, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा 144x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना आपका 144। दोस्त 144 गेट्स कैंसिल आउट,
कट कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 48x² माइनस 144x इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 48 कॉमन लोगे तो इधर 48x कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 जा, है ना, 48 3 जा 143 4 और 12, हाँ 3 जा हो जाएगा 144 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा, 2 वैल्यू आएगा। सो इसीलिए x बराबर आ जाएगा आपका एक 0, क्योंकि 48x बराबर 0 तो x बराबर 0 और x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा 3। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ से x की 2 वैल्यू ऑब्टेन कर लिए। तो 2 वैल्यू, तो इसका 2 कोऑर्डिनेट हो पॉसिबल था, ठीक है। तो अब x की वैल्यू मिल गया तो इसी क्वेश्चन में डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, y की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए पुट कर लीजिए। सो y बराबर क्या होगा, जब x बराबर 0, व्हेन x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, x 0 तो y बराबर हो जाएगा 2√3। व्हेन x इक्वल टू 0 देन x जैसे 0 पुट करेंगे तो y का मान क्या आएगा, 2√3। तो एक हो जाएगा आपका x जब 0 है तो y आएगा √12 को हम लिख सकते हैं 2√3। और तो ये आपका एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा, व्हेन x इक्वल टू 3, जब 3 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, x जैसे ही 3 पुट करेंगे तो 3x पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 उधर सब्सट्रैक्ट करेंगे 3, y बराबर √3। तो इसलिए जब व्हेन x बराबर 3 होगा तो y यहाँ से आ जाएगा √3। तो एक कॉम्बिनेशन ये बन जाएगा। तो 2 सेट ऑफ पॉइंट में मिल जाएगा। हमें क्या पता करना था, इसका वर्टेक्स। तो ये 2 तरीके से बन सकता है। अगर ये लेके बनाए जाए कोऑर्डिनेट तो ये 2 तरीके से इक्विलेटरल बन सकता है, एक 0 और √2√3 से, यानी 0 2√3 अगर आएगा तो इसका मतलब है कि एक ऊपर में पॉइंट हो सकता था उसका और एक 3√3 आपका उसी कोऑर्डिनेट में लेके बन सकता था इक्विलेटरल। ये 2 तरीके से बन सकता था, ठीक है, लाइक दिस। ये 0 0 हो गया और ये पॉजिटिव था तो ये मान लीजिए ये आपका 3√3 है, 3√3 है। तो एक ऐसे बन सकता था, ठीक है, और एक क्या बन सकता था, 3√3 लेकर 3√3 और एक 0 पे और एक 2√3 लेकर और इससे लेकर बन सकता था एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये 0, ठीक, 0 2√3। तो दोनों केस में इक्विलेटरल ट्रायंगल पॉसिबल था। तो इस पे एनालिसिस सब करने की ज़्यादा जरूरत नहीं, आपको ये 2 कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे थर्ड वर्टेक्स का। क्लियर है दोस्त? इतना करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, ठीक। आ जाओ नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करना है दोस्त, देखो तो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ कोऑर्डिनेट, आल्सो गिव द रीजन ऑफ योर आंसर। पहले आपको चारों कोऑर्डिनेट से पूरा डिस्टेंस निकाल लेना है, जितने तरीके का होता है, डायगोनल्स निकाल लेने हैं, शैडो साइड निकाल लेने हैं, और उसके बाद देखना है कि कौन किसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है, स्क्वायर के प्रॉपर्टी से कि रेक्टेंगल के कि पैरेललोग्राम से, किसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। जिसके प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है वो हमारा हो जाएगा क्या चीज़, क्वाड्रिलेटरल। इससे पहले आपको हम उसके प्रॉपर्टी सारा पढ़ा रखे, इसलिए पढ़ाए हुए थे ताकि आप ये सारा डिस्टेंस निकाल लो और फिर चेक कर लो कि कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये भी आपकी ड्यूटी रहेगी करके बताना कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर, ठीक। चलो अब आगे नेक्स्ट बात कर लेते दोस्त। 12 नंबर प्रॉब्लम आ जाइए। तो 12 नंबर प्रॉब्लम क्या कर रहा है, देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। अब हम लोग थोड़ा सा सेक्शन फार्मूला की तरफ बढ़ रहे थे। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला का पूरा एप्लीकेशन, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जो कि हम लोग कर लिए। हाँ, इसी में एक और कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं, वो हम पूछे जा सकते हैं, हम करवाएंगे। आपको कहेगा प्रूव डैट द गिवन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्क्वायर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रेक्टेंगल। तो फिर उसमें भी कुछ नहीं करना है, आपको प्रूव करना है। इसका मतलब चांस है कि वो दिया हुआ कोऑर्डिनेट एकदम स्क्वायर का है, तो आपको पहले डिस्टेंस निकालना, वो शो करना आपको रहेगा। तो सारा डिस्टेंस निकाल लो, जो प्रॉपर्टी जो बताएगा उस फिलफिल करेगा। तो स्क्वायर का है, रेक्टेंगल का है, ये आप कर लोगे, ठीक। तो ये आपको इसको कर लीजिएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे राइज कर सकता है, वो प्रूव करने के लिए कहेगा, ठीक। चलिए दोस्त अब बात करते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला में आ जाते हैं। दो पॉइंट को देखिए, कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दो पॉइंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना विच इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना एंड इतना इंटरनली इन द रेशियो ऑफ इतना। अब एक उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसको क्या कर रहा है, इंटरनली इस रेशियो में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो दोस्त कुछ भी नहीं करना भाई, 2 पॉइंट ए बी दिया हुआ है, मान लीजिए पॉइंट सी होता, लेट्स ये 3:1 में m का मान 3, n का मान 1 और बाकी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो आप क्या कर लोगे, ये आपका क्या हो जाएगा x1, ये y1, ये x2 y2। बहुत ही आसान।
क्या करेंगे हम लोग, क्या निकाल पॉइंट, क्या एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होता है, हमको पता नहीं कि क्या है, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, फटाफट पुट कर लो, m का मान 3 इंटू x2 आपका हो जाएगा 9 प्लस n का मान 1 और x1 हो जाएगा 5 और यहाँ से m प्लस n यानी 4, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो 2732 अपॉन 4 यानी 8, एक 8 आ जाएगा। और इस y बराबर क्या है आपका, y बराबर है आपका क्या my2, तो m का मान 3, y2 का मान है 6 प्लस ny1, n का मान है 1, y1 का मान कितना है -2, बहुत जल्दी कर लो 4, यहाँ से क्या हो जाएगा 18 माइनस 2 इज 16 अपॉन 4 इक्वल टू 4, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 8,4, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप, ये सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे हम कुछ खास प्रॉब्लम नहीं देखे थे इसलिए एक बेसिक प्रॉब्लम रख दिए। उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्चुअल है जिसको कंसेप्ट लगा के हम लोग करेंगे, कुछ कंसेप्ट हल्का थोड़ा सा रिलेटिवली उससे थोड़ा बेहतर, कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इतना। सर्कल होता है वो बात हम सबको पता है, ठीक है, सर्कल होता है वो हम सबको पता है। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 6, -9 other end if the coordinate of center of the circle is इतना, then find the coordinate of other end of the circle diameter। देखो दोस्त, बहुत ही आसान क्वेश्चन, डिपेंड करेगा कि आप अप्रोच कैसे ले रहे हो, ठीक है। एक डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर होता है व्यास, अब इसका सेंटर है, ठीक है, और ये इंड, सेंटर कहाँ होता है बीच में, डायमीटर क्या होता है बीच, मिड पॉइंट में होता है। अभी ए मान लीजिए ए और बी है, एक इंड का डायमीटर का, एक इंड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ आपको कितना दिया जी, किधर है वो, वहाँ 6, -9 एंड सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, दिया हुआ आपका 7,3। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट x, y, हमें नहीं पता, मान लेते b का हमको निकालना, अदर इनका निकालना है। दोस्तों एक तो है कि आप इसको ले लीजिए कि 1:1 में है, अब 1:1 में होता था आपको बताया था, डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरी लगाते हैं, x बराबर होता था, यानी बीच में जो होता था, यानी x बराबर क्या होता था x1 + x2/2। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी 7 हमारा बीच में है, तो 7 बराबर क्या लिख सकते हैं 6 + x/2, यहाँ से हो जाएगा 14 बराबर 6 + x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अच्छा y निकालना, तो उसी तरह से क्या हो जाएगा 3 बराबर, यानी मिड पॉइंट बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2/2, यानी यहाँ से आप क्या कह सकते हैं -9 प्लस, अभी y2 के बदले ये है y/2, ठीक है। तो यहाँ से हम करेंगे कैलकुलेशन, तो हो जाएगा 6 बराबर -9 प्लस y इक्वल टू इधर हो जाएगा 15, y बराबर हो जाएगा 15, तो इस तरह से आपको 15,8 मिल जाएगा आंसर। तो आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक। तो यही था इसमें कॉन्सेप्ट, क्या आपको समझना कि मिड पॉइंट है, इसका रेशियो लीजिए, आराम से काम कर लीजिए, ठीक दोस्त। तो ये इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, कहाँ गया 13 नंबर हो गया। 14 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 4th नंबर, 4th और 15, देखिए 14 क्या है, सॉरी 14 नंबर, 13 के बाद 14, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इतना एक दो पॉइंट को ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना है। दोस्त पहले समझ लो ट्राइसेक्ट का क्या मीनिंग होता है। जैसे बाइसेक्ट का मतलब होता है दो पार्ट में, ए और बी मान लीजिए दो पॉइंट है, लेट्स गिवन पॉइंट्स आर ए एंड बी, तो ए बी है मान लो 1, -2 और ये है -3, 4, ठीक। अब आपको कहता है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इसको क्या करना है ट्राइसेक्ट। तो पहले तो आप समझिए कि अगर एक पॉइंट इसके बीच में कोई आएगा P, तो वो बाइसेक्ट करेगा। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, ठीक है। ट्राइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब 2 इक्वल पार्ट में बांट करना, ट्राइसेक्ट मतलब 3 है, उसके लिए बीच में 2 पॉइंट देना पड़ेगा। तो P और मान लेते हैं Q, 2 पॉइंट है जो इसको क्या कर रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है। देखिए अब ये हो जाएगा AP, PQ और QB, ये 3 पॉइंट में बट गया। तो आपको कह रहा है कि पॉइंट P और Q का क्या कीजिए कोऑर्डिनेट पता कीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q। तो हमें करना क्या पड़ेगा दोस्त, यहाँ सो देखो हमें करना क्या पड़ेगा, सो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले
हम सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्मल आप भूल जाओ कि बीच में कोई पॉइंट भी है, ठीक। अब बताओ तीनों बराबर बराबर है, तो ये अगर हम खाली अगर इसको भूल जाए तो ये एक पार्ट होगा, तो कितना पार्ट होगा, 2 पार्ट होगा, यानी 1:2 रेशियो में होगा। तो m का मान आप ले लो ये, और n का मान आप ले लो 2, और इस पॉइंट को भूल के ये x और y का कोऑर्डिनेट जैसे mx2 + nx1 करके निकाले थे भी जस्ट, आप कर लो वहां से। अब क्या करो, नेक्स्ट जब q का निकालना है तो अब p को भूल जाओ ऐसे। अब देखो यहां तक की दूरी 2 होगा और ये 1 हो जाएगा, तो 2:1 करके m का मान ये, n का मान ये, और इसका x और y मान के फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 सेक्शन में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको फिर इसका q पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। बहुत ही आसान है, कर लीजिएगा आप इसको, ठीक है। अब चलो दोस्त, इसी पे बेस्ट अब 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला 15 क्वेश्चन है, वो आपके लिए HW में ही आपको समझा दी कि कैसे करना है। करके बताओ कमेंट बॉक्स में आंसर में क्या आ रहा है। देखो दोस्त आगे देखो, 15 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना 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 इन 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 4 इक्वल पार्ट में बांट रहा है, A B 2 पॉइंट है, कुछ भी क्या दिया हुआ है -2,2 और क्या दिया है 2,8। अब आपको इसको, अब देखो 4 इक्वल पार्ट में बांटने के लिए कम से कम 3 पॉइंट से बटेगा ये। जैसे देखिए ये आपका होगा P Q और ये हो गया R। अब देखिए 4 इक्वल पार्ट में बट गया दोस्त, फिर वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अगर आपको R का निकालना है, R का हमको निकालना है तो इसका मान लेते हैं XY होगा, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट होगा, ये 1 पार्ट होगा, तो इसको बोलेंगे 3 पार्ट और ये 1 पार्ट, यानी ये हो जाएगा m का मान और ये हो जाएगा n, ये 3:1 में बट गया। फिर इसके लिए अगर करना पड़ेगा तो ये Q के लिए, तो Q के लिए बात करेंगे तो देखिए Q पे क्या हो जाएगा दोस्त, वैसा ही काम, सब में सेम चीज़ है, सेम काम। ये क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट होगा, ये भी 2 पार्ट, यानी 2:2, यानी मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट बराबर वो नहीं करने जाएगा, आराम से x1 + x2/2 y1 + y2/2। और ये करने के बाद आप इसमें भी अगर आपको ऐसे mx1 mx2 नहीं करने का मन कर रहा है, इस स्टेप को समझ में आ गया होगा। एक और तरीका से क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट होगा इसका, तो इससे कर लेंगे। अब क्या होगा, सपोज डैट इसका मिड पॉइंट वाला जब निकाल लेंगे, मिड पॉइंट से x1 + x2/2 y1 + y2/2 करके ये निकल जाएगा, तो इसका ये मिड पॉइंट होगा। आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, इसका ये मिड पॉइंट होगा, x1 इसका जो आएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2, बहुत ही आसानी से यहाँ से भी निकल जाएगा। तो एक दूसरा वे भी ये भी है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग 16 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है। तो 16 नंबर प्रॉब्लम आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। 16 नंबर प्रॉब्लम आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है, तब तक हम इसको इरेज कर दें। दोस्त ये 16 नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फाइंड द रेशियो, हमको रेशियो निकालना है इन विच y एक्सिस इंटरसेक्ट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। y एक्सिस कट कर रहा है किस पॉइंट को, मान लीजिए कोई पॉइंट होगा इस तरीके से, और इस पॉइंट का नाम मान लीजिए दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, लेट्स इट इज a पॉइंट 2,-3 एंड दिस इज b पॉइंट, ये हमारा b पॉइंट है, और ये है 5,6। ओके, कह रहा है इसको y किस रेशियो में, y एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, किसी रेशियो में कट कर रहा होगा, पता नहीं किस रेशियो में y एक्सिस कट कर रहा है, ठीक है, y एक्सिस कट कर रहा है, हमें रेशियो पता नहीं है, ठीक। वही रेशियो आपको कह रहा है कि किस रेशियो में y एक्सिस इस पॉइंट को कट करेगा, वो कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यह रेशियो हमें पता नहीं है, तो ये m और n रेशियो में कट कर रहा है, ठीक है, हमें पता नहीं है किस रेशियो में, तो m/n में हम मान ले रहे हैं। अच्छा, किस पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लीजिए p पॉइंट पे कट कर रहा है, मान लिया हमें पता नहीं किस पॉइंट पे कट कर रहा है, p पॉइंट पे कट कर रहा है। अच्छा चलिए, कोई भी लाइन y एक्सिस के जिस पॉइंट पे कटेगा, तो इस y एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो इसका x 0 हो जाएगा, और जो इसका y होगा, ध्यान से देखिए, उसका y हमें पता नहीं है भाई क्या होगा, ठीक है, y ले लेते हैं, हमें नहीं मालूम है क्या होगा, ठीक।
चलिए, तो अगर हम इसका वैल्यू लिखे इस कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट का, जैसे अगर हम इससे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखे, जैसे हमें कोई भी दो पॉइंट पता रहता है और उसका रेशियो हमें मालूम रहे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देन पी कोऑर्डिनेट को क्या लिख सकते हैं बताओ, यानी अभी तो इसको 0y बोल सकते हैं, इसी को क्या लिख सकते थे, हम लोग कह सकते थे x बराबर क्या होता है mx2, यानी ये आपका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, तो क्या होता है mx2 यानी हो जाएगा आपका 5m प्लस nx1 यानी 2n अपॉन m प्लस n, यही होता। अच्छा, फिर एक कोऑर्डिनेट क्या होता दोस्त बताओ, ये हो जाता my2, तो my2 यानी 6m माइनस 3n अपॉन m प्लस n, ये y कोऑर्डिनेट होता। हम लोग इस रेशियो के अनुसार जैसा हम कंसिडरेशन किए वह इसके बराबर होता, ये इसके बराबर होता। क्लियर। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो यानी हम कह सकते हैं कि ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर। ऑन कंपेयरिंग ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ P, है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के पॉइंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो इससे ये क्या हो जाएगा दोस्त 5m प्लस 2n अपॉन m प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये इधर जाएगा 0, यानी 5m बराबर हो जाएगा माइनस 2n और m बाई n बराबर हो जाएगा माइनस 2 अपॉन 5। ये वैल्यू आ रहा है निगेटिव। हम पहले सबसे पहले कंसिडर किए थे लेट पॉइंट P इंटरसेक्ट y एक्सिस इंटरनली, ठीक है। हम लोग अभी कौन सा फार्मूला यूज किए थे इसको लगाने के लिए, इंटरनल फार्मूला, इंटरनली डिवीजन कर रहा है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन लेके हम लोग कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो निगेटिव आया है, इसका मतलब क्या है, हमारा एजम्पशन उल्टा है। यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, निगेटिव आने का मतलब ये हुआ कि ये एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे सो रेशियो तो आ जाएगा 2/5 ही रहेगा, बट एक्सटर्नल डिवीजन, सो y एक्सिस डिवाइड the line externally in the ratio of कितना 2:5, यानी 2:5 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ये आपका 2:5, तो अभी तो हम इंटरनली ले रहे थे, एक्सटर्नली 2:5 रेशियो आएगा, ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा, क्यों निगेटिव सिंबल से हमें पता चल गया। अब दोस्त अब बात करते हैं कि ये 2:5 में डिवाइड करेगा, यह इसमें एक चीज़ देखिए तो, एंड ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, यानी आपको ये पॉइंट भी निकालना है। तो एक बात तो क्लियर दोस्त कि y एक्सिस पे तो x 0 होगा, मतलब आपको केवल y कोऑर्डिनेट बच जाता है निकालने, और y कोऑर्डिनेट बढ़ जाता है तो आपको एक्सटर्नल डिवीजन के लिए आप फॉर्मूला क्या लगाते हो, my2 माइनस ny1। तो my2, m का मान है आपका यहाँ पे m है 2 m2 और n क्या है 5, तो 2 इंटू का y2 हो जाएगा 6 माइनस ny1 n का मान है 5 इंटू y1 का मान है -3 अपॉन m माइनस n, तो ये हो जाएगा आपका माइनस m माइनस n, यानी m माइनस n। m का मान कितना है आपका, m का मान आपका है 2 माइनस 5। यहाँ से हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा दोस्त, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा 0,12 प्लस 15, 15 प्लस 12 27 अपॉन -3, यह आ जाएगा -9। ओके, इसीलिए P कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,-9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,-9, और जो रेशियो हो जाएगा वो 2:5 एक्सटर्नली
ठीक है, ये आपका इसका जेन्युइन आंसर हो जाएगा। चलिए, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग डन कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 16 हो गया, 17 पढ़ना शुरू कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 3 -3, 2, 1, -2, 5, 6 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, देखिए ध्यान से, ट्रायंगल के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया गया है। 17 का क्या कहा है कि कोई ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल का ABC का मिड पॉइंट, ध्यान रखिएगा, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रहा है, तब कह रहा है वर्टिसेस का, यानी पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C का क्या निकालिए, कोऑर्डिनेट निकालिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक ऑर्डर में लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्या क्या दिया गया है, -3, -3, 2, अच्छा -1, -2 और 5, 6, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, देख लीजिए। क्लियर। अब आपको कह रहा है कि ABC का निकालने के लिए हमको पता नहीं, हम लोग मान लेंगे क्या, x1 y1 इसका कोऑर्डिनेट होगा, x2 y2 इसका, और इसका x3 y3, हमें मालूम नहीं भाई ये होगा क्या। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इस केस में, क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान सुनिएगा। हम लोग क्या करेंगे कि हमें चाहिए, हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, x1 y1, x2 y2, x3 y3 यही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फार्मूला यहाँ इस लाइन पे लगा लेंगे, इस लाइन पे लगा लेंगे, इस लाइन पे इक्वेशन बना के हम सॉल्व करके x1 y1, x2 y2, x3 y3 का मान निकाल लेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ मिड पॉइंट फार्मूला लगाओगे तो -3 बराबर क्या होगा, x1 + x2 = 2। देखो 4 फ्रॉम AB लाइन से क्या हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, -3 = x1 + x2/2, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं क्या चीज़, x1 + x2 = -6 इक्वेशन है वो मान लेंगे। फिर उसी तरीके से सिमिलरली, है ना, सिमिलरली क्या हो जाएगा, y1 + y2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप समझ गए होइएगा कि इतना बराबर क्या हो जाएगा, 4 इक्वेशन 2। इसी तरीके से ये सबका करते चले जाएंगे, इक्वेशन क्या मिलता जाएगा, देखिए 1 बराबर हो जाएगा x1 + ये हो जाएगा, x2 + x3 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इक्वेशन 3। ठीक है, y2 + y3 बराबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन -4, इक्वेशन 4 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे तो x1 + x3 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 10 इक्वेशन 5, y1 + y3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 इक्वेशन 6। अब आपके पास 6 इक्वेशन 6 वेरिएबल। ठीक है, सीधा सा बात है कि जितना वेरिएबल रहता है उतना इक्वेशन हमें चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। हमारे पास 6 वेरिएबल से 6 इक्वेशन है, हम आसानी से 6 वेरिएबल निकाल सकते हैं। थोड़ा सा आप इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर ध्यान दें तो आपको नज़र आने लगेगा। सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि हमें इक्वेशन बनना 2 वेरिएबल में आ जाए, ताकि 2 वेरिएबल में 2 इक्वेशन मिल जाएगा ना, तो हम आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, बाकी वैल्यू अपने आप निकलने लगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, x1 और किसको लेना सही रहेगा, x1 और x2 वाले का। अब इसमें से क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, हम लोग क्या करेंगे, एक x1 और x3 में पहले से रिलेशन है, हम यहाँ से इसको घटा लेंगे इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में, तो ये कट जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका x ये तो कट जाएगा, तो x1 और x3 में रिलेशन आ जाएगा। ऑलरेडी x1 x3 में है, तो ये दोनों इक्वेशन जब बन के आएगा तो वो उसको 7 नंबर दे देंगे, जैसे लाइक दिस, ठीक ना। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फर्स्ट में से घटाएंगे तो क्या होगा दोस्त, फर्स्ट में से घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी देखो यहाँ पे x1 + x2 बराबर -6 था, x2 + x3 = कितना था, 2 था, और यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, ये गेट्स कैंसिल आउट, ये बन जाएगा x1 - x3 बराबर क्या हो जाएगा, -8। इक्वेशन नंबर 7
ठीक है, अब आप क्या करो, फिफ्थ और इसको सॉल्व कर लो, फिफ्थ और 7 को सॉल्व कर लो, फिफ्थ को और 7 को सॉल्व कर लो, दोनों को जोड़ दोगे x3 कट जाएगा, यहाँ से 2x1 बराबर जो होगा जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2 बराबर x बराबर 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप दोनों को सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, एक x का मान निकल जाएगा, x का 1 का मान निकल गया तो x3 का मान निकाल लेंगे, और x3 का मान निकाल लेंगे तो आप यहाँ से x1 हुई, यहाँ पर वो x1 निकला तो x2 का भी मान निकाल लेंगे, x1 x2 x3 निकल गया, वहाँ पुट कर लो। उसी तरीके से y वाला के साथ काम करेंगे सेम वे में। तो आप यहाँ से ये सारे 6 पॉइंट क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्लियर आपको समझ में आ गया? अब बाकी सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें कॉन्सेप्ट के नाम पे कुछ भी नहीं है, और अपेक्षा करते इतना तो हम आप लोगों से अपेक्षा कर ही सकते हैं कि आप ये सारी चीज़ कर लोगे। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। कॉन्सेप्ट के नाम पे जो भी था हम आपको दे दिए यहाँ से। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये 18 नंबर 17 नंबर हो गया 18 की तरफ। चलिए आ जाइए 18 की तरफ, 18 नंबर प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। 18 ठीक है। 18 क्या कहता है दोस्त कि एक ये 4 वर्टिसेस है, कोऑर्डिनेट्स है, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है चारों। ठीक है भाई, ऐसा कुछ होगा। ओके, A B C D कुछ इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ तक देखने के बाद देखिए हम लोग देखते हैं कि चारों वर्टिसेस को एक ऑर्डर में दिया हुआ है ना, तो एक ऑर्डर में इसको लिख लेना है, यानी 1 रिस्पेक्टिवली दिया है क्रम से 1 2, ये हो जाएगा 4 y, ये हो जाएगा x 6, और ये हो जाएगा 3 5। यू हैव टू फाइंड x एंड y। क्लियर? हाँ, ये आपको क्या पता करना है, यहाँ x और y पता करना है दोस्त। अगर x और y हमें इसमें पता करना है तो आप क्या करोगे, सब बच्चा दिमाग लगाएगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ सकता है जो ना लगाइएगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है उसमें। इसका पहले वैल्यू निकालेगा, इसका वैल्यू बराबर करेगा, इक्वेशन बनाएगा, फिर इसका वैल्यू निकालेगा, बराबर करेगा, इक्वेशन बनाएगा, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करेगा। याद करो दोस्त, हम एक बात बोले थे कि यही चीज़ बार बार आपको वहाँ समझाए थे कि पैरेललोग्राम का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो इसका डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है दोनों के लिए सेम होता है। ठीक है, मिड पॉइंट दोनों के लिए क्या होता है, सेम होता है। ठीक, तो चलिए मिड पॉइंट का लिए सबसे पहले मिड पॉइंट आप निकालिए। मिड पॉइंट आप निकालिएगा तो कैसे निकलेगा दोस्त, बताओ। मिड पॉइंट P है तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ। इसका इस इक्वेशन से आप मिड पॉइंट निकालोगे, इस चुने से तो क्या होगा, x प्लस 1/2, यानी आपका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका पॉइंट हो जाएगा x प्लस 1/2, ये इसका, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2 प्लस 6/2, यानी यही आएगा। ठीक, अब दोस्त चलो एक काम करते हैं, इससे इसका मिड पॉइंट निकालते हैं, P का मिड पॉइंट इससे, इस वाले लाइन से। तो क्या होगा यहाँ से, क्योंकि दोनों के लिए सेम मिड पॉइंट होता है, 4 प्लस 3/2, y कोऑर्डिनेट 5 प्लस y/2। अब बात ये आ जाती है दोस्त कि दोनों P पॉइंट का ही कोऑर्डिनेट बता रहा है, इसका मतलब है ये इसके बराबर होना चाहिए, ये इसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट होता है x और y, उसके अलावा उसका कोई कोऑर्डिनेट हो नहीं सकता है। एक पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट सेट होगा नहीं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो फिक्स होगा, चाहे आप ऐसे लीजिए चाहे ऐसे लीजिए। ठीक, इसके लिए अब यहाँ से आप देखिए तो इसका मतलब है ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। तो ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर हम क्या पाएंगे, देखो दोस्त, x1/2 इक्वल टू 7/2 एंड 5 प्लस y/2 इक्वल टू 8/2 यानी 4। यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा x बराबर 7 माइनस x बराबर 6 आ जाएगा। एंड यहाँ से हम कर लेंगे 8 में से 5 जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा
3, तो ये आपको आ जाएगा x इक्वल टू 6 एंड y बराबर 3। तो आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना था। हम आपको बोले भी थे कि इस तरह से आपसे प्रॉब्लम पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे आपको कॉन्सेप्ट लगा के इस पॉइंट का जो एक्स वाई का क्या निकालना था, कोऑर्डिनेट निकालना था, एक्स वाई की वैल्यूज निकालनी थी। क्लियर? यहाँ तक आपका 18 नंबर प्रॉब्लम डन हो चुका है। अब 18 प्रॉब्लम करने के बाद हम लोग मूव करते हैं 19 नंबर प्रॉब्लम की तरफ। ठीक है, चलिए। तो आपको बोर्ड पे 19 नंबर प्रॉब्लम दिख रहा होगा। ये इस तरह के प्रॉब्लम में थोड़ा सा हमें अपने सोच को अच्छे से अप्रोच कराना होता है, मतलब अपने थॉट लेवल को मेंटेन किए हुए क्वेश्चन पे अच्छा अप्रोच लगाने की ज़रूरत होती है। देख लीजिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा 19 नंबर क्वेश्चन। इफ G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC and O is the point in which plane of triangle ABC, then prove that OA square plus OB square plus OC square equal to GA square plus GB plus GC plus 3GO square। ये आपको प्रूफ करना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, सो देखिए 19 नंबर के सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे। ठीक है, 19 नंबर की सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, सो देखिए। सबसे पहले आपको दिया है जी सेंट्रॉइड है ऑफ ट्रायंगल, ठीक, ABC। कोई ABC एक ट्रायंगल होगा, उसका सेंट्रॉइड होगा। ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, ABCG उसका सेंट्रॉइड होगा। दोस्त उसमें आपको कह रहा है कि वो जो एक पॉइंट है जो जिस प्लेन में ये है सेम प्लेन में है, तो यहाँ पे हम लोग अप्रोच थोड़ा अच्छा रखेंगे तो हमारा काम बनते हुए दिखेगा। अब वो पॉइंट हम एक काम कर लेते हैं, जी को हम लोग मान लेते हैं, जी को मान लेते हैं क्योंकि काम मेरा आसान हो जाएगा। जी को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक है, ओरिजिन, ये है ओरिजिन। अब मान लीजिए कि एक एक्स एक्सिस है, उस पर कोई पॉइंट ओ है। ऐसा इसलिए ताकि हमारा काम क्या हो, थोड़ा ज़्यादा आसान हो। पॉइंट अपने से, चूंकि इसमें कुछ मेंशन खास नहीं है, तो हम अपने से कंसिडरेशन ऐसे ले ताकि काम मेरा क्या हो, आसान हो जाए। तो एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे एक पॉइंट ओ है। तो जब एक्स एक्सिस है तो उस पे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ये आप मान लीजिए ये अल्फा पॉइंट है, ये 0। ठीक, ये अल्फा कोई पॉइंट है, माने एक्स की कुछ वैल्यू होगी, एक्स एक्सिस पे है तो जी तो 0 0 हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई 0 होगा। देखिए डाटा देखिए लेने का तरीका, ये आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे बुक्स में देखने को जिसमें आपको अपने तरीका से सोच के प्रॉब्लम को अप्रोच करना है ताकि वो काम आपका बहुत आसानी से हो जाए, है ना। ऐसे कुछ प्रॉब्लम, कुछ ज़्यादा नहीं, 7-8 प्रॉब्लम आपके प्रत्येक से, मतलब जो पॉइंट, पूरे पॉइंट और डिस्टेंस में 5-7 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको थोड़ा सा मेंटली अप्रोच करना पड़ेगा। अब देखिए, अब यहाँ पर बाकी सारा तो फॉर्मूला बेस्ड रहते हैं प्रॉब्लम, उतना ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं रहती है। पॉइंट एंड डिस्टेंस की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम आपको मिलेंगे जिसमें ऐसे हम लोग को अप्रोच लगाना पड़ेगा। अब देखिए ओ एंड अल्फा 0। ठीक है, अब यहाँ से तक हमारा काम चल रहा था। ठीक है, अब चलिए हमें प्रूव करना है OA स्क्वायर। OA क्या होगा, ये डिस्टेंस होगा, OC ये होगा, और OB ये वाला डिस्टेंस होगा। ठीक है, क्लियर। अब चलिए काम कर लेते हैं हम लोग जरा सा LHS लेकर। ठीक, LHS में है आपका OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। दोस्त जरा ये दूरी निकालो, तो दूरी निकालोगे तो बताओ इसका कोऑर्डिनेट हम एक और काम कर ले, x1 y1, इस पॉइंट का x2 y2 दिया नहीं है तो हम कंसिडर कर ले x3 y3। दोस्त जरा इसका निकालते हैं। OA का वैल्यू क्या हो जाएगा, OA का क्या हो जाएगा, देखो पहले OA तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं डिस्टेंस क्या होता है, स्क्वायर में है तो क्या ले लें, x1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा y1 स्क्वायर। ठीक, उसी तरह के OC के लिए, OB के लिए क्या हो जाएगा, x2 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इन द सेम मैनर ये हो जाएगा x3 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर। ये तीनों डिस्टेंस इस तरीके से हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से x1 स्क्वायर
प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2x1 अल्फ़ा प्लस y1 स्क्वायर प्लस सिमिलर वे में x2 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2x2 अल्फ़ा प्लस y2 स्क्वायर प्लस इसी तरीके से हम लोग यहाँ कर लेंगे तो इसका हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2x3 अल्फ़ा प्लस y3 स्क्वायर। ठीक है दोस्त, एक काम कर ले जरा सा, इसको थोड़ा अरेंज करके x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर 3 बार 3 अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस देखो इसमें से दोस्त सब में 2 अल्फ़ा कॉमन है तो माइनस 2 अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा दोस्त बताओ, यहाँ x1 बच जाएगा प्लस यहाँ x2 बच जाएगा प्लस यहाँ x3 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक देखने के बाद आपको एक चीज़ सोचना पड़ेगा, ये टर्म्स देखो यहाँ पे ये टर्म्स देखो, एक काम कर लेते हैं, ये चीज़ इसको रहने देते हैं, फिर हम लोग एक काम करते हैं, फिर उसको मैच करेंगे। ठीक है, देखिए एक काम क्या कर लेते हैं, अब जरा राइट है RHS को देख लेते हैं, RHS। ठीक है, RHS थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है रिलेटिवली। तो अब देखिए GA क्या होगा, देखिए GA अब ओरिजिन से है, ध्यान से देखिएगा ये ओरिजिन था तो GA क्या हो जाएगा बताओ, बहुत ही आसान, हमारे पास क्या था GA स्क्वायर प्लस GB स्क्वायर प्लस GC स्क्वायर प्लस 3GO स्क्वायर इज इक्वल टू GA क्या हो जाएगा दोस्त, GA यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा GB क्या हो जाएगा, उसी तरीके से GB हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस GC क्या हो जाएगा x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर प्लस अच्छा 3 कहाँ गया, ये है आपका 3GO स्क्वायर, तो 3 का 3 GO क्या हो जाएगा GO, ये GO में तो ये अल्फ़ा माइनस 0 यानी अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू और बाकी जी मतलब प्लस था इतना तो ये होगा नहीं, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा केवल अल्फ़ा स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा स्क्वायर GO का स्क्वायर, तो ये यहाँ तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, यहाँ पे 3 है तो ये 3 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये आपका इक्वेशन RHS हो गया, RHS ये है तो देखो LHS देखो दोस्त सेम मैच कर रहा है पर ये टर्म नहीं है, ये टर्म नहीं है। तो हम लोग सोचे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है दोस्त, सेंट्रॉइड क्या होता है, ये होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा 3। अब बताओ जी ये किसके बराबर है सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ही 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट ये होता है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, सो डैट ये टर्म क्या हो जाएगा 0, इसीलिए क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, है ना, प्लस 3 अल्फ़ा स्क्वायर, क्योंकि ये टर्म हो जाएगा 0। ये है RHS, ठीक, LHS और वो है RHS। अब देखिए हेयर LHS इज इक्वल टू RHS, या फिर इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है दोस्त। तो इस तरीके से हम लोग ये जो 19 नंबर क्वेश्चन था उसको डन कर लिए। तो कभी कभी आपको अपना अप्रोच लगाना पड़ता है प्रॉब्लम को अच्छे से कंप्लीट करने के लिए, ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि अपना जो थॉट लेवल है उसको थोड़ा सा, अगर कुछ मेंशन है तो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, और नॉर्मली हम जब खुद से कुछ एज्यूम कर सकते हैं तो थोड़ा बढ़िया तरीके से एजम्पशन ले ताकि क्वेश्चन को अच्छे से अप्रोच कर सके।
चलिए आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं 20। देखिए ये 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन। आपको पता है कि मीडियन क्या होता है, किसी ट्रायंगल में मीडियन वह लंबाई होता है जो जिस साइड पे पड़ता है उसको दो इक्वल बाइसेक्ट करता है, यानी कह सकते हैं लेंथ बाइसेक्टर, वही मीडियन होता था। लेंथ बाइसेक्टर जो दो बराबर भाग में बांटता है, लेट्स दिस इज मीडियन। ठीक है, तो हमें कह रहे हैं क्या कि फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ट्रायंगल, उस वर्टिसेस, इसका वर्टिसेस -1 3 1 -1 और 5 1 दिया हुआ है, और कह रहा है कि मीडियन की वर्टिसेस पता कीजिए या लेंथ ऑफ मीडियन पता कीजिए। देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, ये डी पॉइंट है। ठीक, आपको ये लंबाई AD पता करना है, तो हम पता कर देते हैं। जब हमें इसका कोऑर्डिनेट पता रहता, कुछ नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते निकाल लेते। अब इसका कोऑर्डिनेट ही नहीं पता है, तो आपको ये मतलब क्लियर होना चाहिए कि मीडियन का मतलब, माध्यिका का मतलब ये होता है जो दो, जिस लंबाई पे पड़ता है, जिस लेंथ पे पड़ता है, उसको दो इक्वल पार्ट में बांटता है। और जब इक्वल पार्ट में बांटने वाला पॉइंट वही हो सकता है, मिड पॉइंट होगा तभी। तो इसका मतलब D क्या होगा, मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट के बारे में आपको तो पता ही ऑलरेडी, क्या x1 + x2 बटा 2 यानी 5 + x6 बटा 2 3, और ये हो जाएगा 1 1 + -1 = 0। ये आपका हो जाएगा बाई 2। क्लियर, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाए 0, तो 3, 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट आपको पता है और ये पता है भाई, फटाफट दूरी सूत्र लगाओ और इसका डिस्टेंस निकालो, ये मीडियन की लंबाई निकल के आपको मिल जाएगी। चलिए ठीक है, तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन डन हो गया 20 नंबर। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि फाइंड द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। वर्टिसेस दिया हुआ है, देखिए दोनों एक ही में क्वेश्चन में है, 2 4 6 4 एंड 2 0। आपको इसका क्या करना है, सेंट्रॉइड पता करना है। तो सेंट्रॉइड तो बहुत ही आसान होता है, x1 + x2 + x3 बटा 3। तो सेंट्रॉइड का तो आपको बहुत ही आसानी से नहीं मिल जाएगा। क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड, मान लीजिए G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्त, 2 + 6 + 2/3, 4 + 4 + 0/3। ओके, ये आपका हो जाएगा G का कोऑर्डिनेट। इसीलिए G का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, G का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्त, 6 8 8 2 10 10 बटा 3, और ये हो जाएगा आपका 8 बटा 3। तो कोई दिक्कत नहीं, G का कोऑर्डिनेट निकालने में हमें दिक्कत नहीं था। इन सेंटर का था निकालने के लिए, आपको याद है जो सेंट्रॉइड बनता था वो एंगल बाइसेक्टर यानी मीडियन के कटने से बनता था, इंटरसेक्ट होने से, और इन सेंटर जो बनता था वो किससे बनता था, एंगल बाइसेक्टर से। तो हमें इन सेंटर चाहिए, और इन सेंटर निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c। y कोऑर्डिनेट क्या था, ay1 + by2 + cy3 अपॉन a + b + c। जहां a b c क्या था, साइड की लंबाई। तो ये लेंथ आपको पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये लेंथ निकाल लो, जो a का मान होगा, a बराबर यह लंबाई, दूरी सूत्र से निकाल लोगे, b बराबर ये लंबाई, और c बराबर ये लंबाई। ठीक है, ए बी सी का मान आपको पता चल जाएगा, लेंथ निकाल सकते हो आप लोग आराम से, ये निकल जाएगा। यहाँ पे पुट करना, सिर्फ इसमें ध्यान क्या रखना दोस्त कि आप ए जो ले रहे हो वो जो ए आएगा उसी का कोऑर्डिनेट ये x1 होना चाहिए, ये बात ध्यान में रखिएगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात, बी जो होगा, बी जो लंबाई होगा उसी के कोऑर्डिनेट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी जो होगा उसी के कोऑर्डिनेट से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान में रखने वाली बात होती है। तो आप ए बी सी निकाल लोगे, यहाँ ए बी सी का मान पुट करोगे, और x1 ये आपका हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये, y2 ये, x3 ये,
y3 ये। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपको मिल जाएगा आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो इसमें कुछ खास नहीं है, नॉर्मल आपको सिर्फ थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है। हम पहले भी बोले हैं इस चीज़ को कि इन सेंटर में थोड़ा सा मेहनत बढ़ जाता है कि आपको ये लंबाई पहले फाइंड करना पड़ता है, और फाइंड करने के बाद इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं, फिर आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। बस ध्यान में सिर्फ ये रखना है कि जो लंबाई आप लीजिएगा उसी का कोऑर्डिनेट x1 होना चाहिए। जो लंबाई आप लीजिएगा, b लंबाई ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ये आपका c होगा, ये b नहीं होगा, ये c होगा, बिकॉज c के सामने का c और b के सामने का b। तो अगर आप c ले रहे, देखिए अगर आप b ले रहे हैं तो b का कोऑर्डिनेट ही लेना है आपको, ठीक है। अगर आप c लंबाई ले रहे हैं तो c का कोऑर्डिनेट लेना है, a ले रहे हैं तो a का कोऑर्डिनेट लेना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा डन, ठीक। दोस्त अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम है 22 नंबर प्रॉब्लम। आइए, हाँ, फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि मुझसे आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपेक्षा करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो रहा होगा, अच्छे से आप पूरा लेक्चर देखते आ रहे हैं तो आपको सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। दोस्त अब बात करते हैं नेक्स्ट 22। इफ 1 4 इज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी टू वर्टिसेस आर इतना इतना, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए ये दिया है, सेंट्रॉयड दिया है आपको, ट्रायंगल का सेंट्रॉयड दे दिया है ए बी सी, ठीक है। सेंट्रॉयड दे दिया है, जी का कोऑर्डिनेट दे दिया है, जी का कोऑर्डिनेट है आपका 1,4, ठीक है। 1,4 जी का सेंट्रॉयड है ऑफ द ट्रायंगल एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू वर्टिसेस आर इतना एंड इतना। दो वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया 4 - 8 और -9,7। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। दोस्त सबसे बड़ी बात ये है कि हमको अगर तीनों वर्टिसेस पता रहता तो एरिया तो हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वो फॉर्मूला पता है, आराम से हम लोग लगाएंगे, काम क्लियर हो जाएगा, सारा चीज़ में पता है। तो हमें चाहिए तीसरा। तो इसमें गेम इसी बात का है कि आपको तीसरा कोऑर्डिनेट निकालना है। तो तीसरा कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ठीक है। तीसरा कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं है, ठीक। लेकिन हमें पता है सेंट्रॉयड, यानी 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए ये x होता है और ये y हमको नहीं पता है, तो हम क्या कहते हैं x + 4 + -9/3 बराबर ये, यहाँ से हमें x मिल जाएगा, ठीक है। x मिल जाएगा, यहाँ हो जाएगा दिस इम्प्लाई 3 = -5, x - 5 यानी x बराबर आ जाएगा 8, ठीक। उसी तरीके से हम फिर लगाते हैं y को y + -8 + 7/3 = कितना 4, यही तो सेंट्रॉयड होता है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा, y बराबर हो जाएगा 12 एक 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इधर जाएगा तो इधर हो जाएगा -1, उधर जाएगा +13, ये 13 हो जाएगा। तो y बराबर 13, x बराबर 8। तो आपको दो कोऑर्डिनेट मिल गया 8 और 13, x कोऑर्डिनेट y। अब आपको तीनों पॉइंट है, आप क्या करो एरिया का फॉर्मूला लगाओ, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 लेते हुए एरिया कैलकुलेट कर लो। क्लियर? यहाँ से आपका इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि ये कोऑर्डिनेट आपको पहले पता करने हैं, ठीक दोस्त। बाकी कैलकुलेशन आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यहाँ से आगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। तो इस तरह के कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, फॉर विच वैल्यू ऑफ p पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर। अब आपको पता है ऑलरेडी कि हमें दिया हुआ है 22 नंबर में ये पॉइंट कोलिनियर है। तो हम जानते हैं कि इससे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, उसको 0 के बराबर करेंगे, और वहाँ ये कोलिनियर चूंकि दिया हुआ है तो 0 के बराबर होगा ही। तो हम जानते हैं क्या होता है ट्रायंगल का एरिया 1/2 x1 का मान ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x1 ये y1 ये x2 y2।
थोड़ा सा आपने देखिए हमेशा एक रफली लिख लिया कीजिएगा। इससे होता क्या है कि आप मिस्टेक ना करोगे, हमें याद अच्छे तरीके से रहता है। कभी कभी होता है कि माइनर मिस्टेक होता है कि हम कंसिडर लेते वक्त कभी कभी उल्टा पलटी कर देते, तो वो चीज़ ना हो उसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग पहले लिख लेंगे और फिर जल्दी जल्दी करेंगे। अब देखिए x1 आपका कितना हो गया, x1 है आपका 2 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, y2 क्या होगा -1 माइनस y3 -3 प्लस क्या होता है x2 कितना है जी p इंटू का ये होता है क्या y3 माइनस y1, y3 कितना है 3 माइनस y1 है आपका 1, अच्छा प्लस x3 कितना है -1 इंटू का ये हो जाएगा y1 माइनस y1 कितना है 1 माइनस y2 कितना है माइनस +1 हो जाएगा, ठीक, इक्वल टू 0। अब दोस्त एक काम, ये 0 इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये तो 0 हो जाएगा, ये टर्म्स जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाकर डिवीजन में 0, तो ये हो जाएगा आपका -4, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 2 - 2 ओके इक्वल टू 0। यहाँ से हम कैलकुलेट कर ले तो जाएगा -10, उधर हो जाएगा +10, यहाँ से अगर आपको मिलेगा, इसीलिए p बराबर क्या मिल जाएगा दोस्त 5, ठीक है, तो p का मान क्या आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो कॉन्सेप्ट है हमारा उसको लगा के जो अननोन वैल्यू होगा उसको कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी अब इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला नेक्स्ट, फिर वही है कि आपको करना है कि साबित करना है। इसमें क्या था, वैल्यू निकालना है, इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है दोस्त, सो देख लो, प्रूफ करना है कि इफ पॉइंट्स इतना इतना आर कोलिनियर सो डेट दिस बराबर दिस, ठीक है। तो पहले एक बात, हम लोग ज़्यादा दिमाग लगाने जाएंगे नहीं, नॉर्मल दिमाग ही लगाएंगे, उससे काम हो जाएगा। देखने में भयंकर लग रहा है लेकिन देखते ही एक बात तो कंप्लीट हो रहा है कि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर वाला जो है वो इस तरह का टर्म एरिया ऑफ ट्रायंगल में आता है ना। तो समझ में आ रहा था कुछ। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, पहले एरिया चूँकि x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर so that area of ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा, लगा लो इस पे वर्टिसेस पे एरिया, ये हो जाएगा क्या 1/2 को पहले 0 भेज देते थे, क्या हो जाएगा x1 इंटू का y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू का y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू का y1 माइनस y2 बराबर 0। दोस्त ये अगर कोलिनियर होगा तो ये बात तो होगा एकदम फिक्स है, ठीक। 1/2 को भेज दिए उधर तो 0 हो गया। हमें चाहिए क्या, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो एक काम करते हैं ना, LHS R, देखिए हम एक काम करेंगे, हमको नीचे में कुछ ऐसा टर्म चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं LHS और RHS दोनों में x1 इंटू x2 इंटू x3 से डिवाइड करते हैं, है ना। तो डिवाइडिंग हमको ये सब दिमाग में कैसे आ रहा है, ये दिमाग में हमें आंसर को देख के आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये दिया नहीं रहेगा, ये तो दिया ही रहेगा। तो आपको अपना अप्रोच ऐसे लेना है क्वेश्चन को देखते हुए, ठीक है, जो आपको हमको शो करना है। तो हम कहेंगे डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय x1 x2 इंटू x3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उधर डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्त, देखो x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो पूरा में डिवीजन होगा, हम अलग अलग भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3, ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3, ये हो जाएगा x1 इंटू x2 इंटू x3 डिवाइडेड बाय x1 इंटू x2 इंटू x3। देखो बड़े क्वेश्चन देके घबराना नहीं चाहिए, वो बड़ा क्वेश्चन में तो और आपको लिंक दिया रहता है कि कैसे कैसे आप जा सकते हैं, वो अप्रोच आपको दिखने लगता रहता है।
अब यहाँ से ये x1 कैंसिल, x2 कैंसिल, x3 कैंसिल, वो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए y2 माइनस y3 अपॉन क्या बच जाएगा, x2 इंटू x3 प्लस y3 माइनस y1 अपॉन x1 इंटू x3 प्लस y1 माइनस y2 अपॉन x1 इंटू x2 इक्वल टू 0, क्योंकि डिवाइड करेंगे 0। हेंस डेराइव्ड, अतः प्रूव हुआ, अतः डेराइव्ड हो गया। ठीक है, अतः साबित हुआ जो चाहिए था हमें। क्लियर? तो इस तरीके से आप दोस्त देखोगे कि हम लोग क्या कर लिए हैं, जो हमें रिक्वायर्ड यही था ना, x2 x3 x1 x, और ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक लिखते वक्त मिस्टेक है, यहाँ पे y1 नहीं होगा दोस्त, नहीं तो ये प्रूव होगा ही नहीं, x1 x3 होगा, यहाँ पे ये होगा x1 x3, x1 x2 x1 x3। दोस्त देखो, हम अपना डेरिवेशन से क्वेश्चन को भी जज कर पा रहे हैं कि कैसे ये फॉल्ट है। क्लियर? तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस तरह से अप्रोच है ना, अप्रोच लगाना है हमें। क्वेश्चन देख के, कभी बड़ा क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, हिडन। चलिए अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, देखिए लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन a प्लस बी बराबर वाट। फिर भी वही करेंगे, कुछ नहीं, ट्रायंगल वाला नियम लगाएंगे, उसके लिए लिख लेंगे जरा सा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। एक छोटा सा बेसिक प्रॉब्लम, लेकिन इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कितना और क्या होगा। इसमें भी देखिए कोलिनियर में जितने कैटेगरी से आपसे क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, वो सारे कैटेगरी हम डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, लगाएंगे फॉर्मूला, वही क्या होगा, फॉर्मूला सेम, x1 क्या है, a इंटू का क्या होगा, y2 माइनस y3, तो 0 माइनस 1, y3 कितना है, 1 है। अच्छा, प्लस x2 कितना है, x2 है आपका 0 इंटू का y3 है 1 माइनस का, y3 है 1 माइनस का y1 का मान है 0। अच्छा, फिर प्लस आपको क्या चाहिए, x3 इंटू 1 है x3। अब हमें चाहिए क्या, y1 कितना है, y1 है 0 माइनस आपका ये हो जाएगा क्या, 0 माइनस y2 कितना है, b इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार हमें कुछ लग रहा है फॉल्ट, क्या, एक मिनट फिर से चेक कर ले हम लोग। ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। अगर हम लोग करें तो ज़रा सा ये आपका हो जाएगा x1 यानी a इंटू का y2 है b, यही हमको लग रहा था कुछ फॉल्ट। y2 है आपका b, y2 माइनस y3 यानी -1। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ये हो जाएगा b माइनस y3 माइनस y2 माइनस y3 और 0 x2 कितना है 0। अच्छा, 0 इंटू का वही तो 0 ही हो जाएगा, इसकी चिंता करना नहीं है। x3 कहाँ है दोस्त, x3 है 1, x3 बराबर y1 है 0 माइनस y2 है b। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा दोस्त, देख लो, ए बी माइनस ए अब सही दिख रहा है, ये 0 हो जाएगा, ये तो टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 इंटू माइनस बी हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा माइनस बी बराबर 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसको उधर भेज देंगे तो ए बी बराबर हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों प्लस में हो जाएगा, इसीलिए ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। देखिए दोस्त, बहुत ही सिंपल रहता है, बट आपको खाली अप्रोच, एक अच्छा अप्रोच की ज़रूरत रहती है, और कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली कीजिएगा, नहीं तो थोड़ा भी मिस्टेक हो तो आपको लगेगा मेरा आंसर आ ही नहीं रहा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। तो इस तरीके से हम लोग पॉइंट एंड डिस्टेंस की पूरी थ्योरी प्लस पूरे उस पर बेस्ड जितने भी कैटेगरी के क्वेश्चन हो सकते थे पॉसिबल, हमने सारा डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, इसमें बनाते हैं प्रॉब्लम्स कुछ भी है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको ये polytechhub.com की जो सीरीज मिल रही है आपको मैथमेटिक्स की या फिर अदर सब्जेक्ट्स के भी, अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसको पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि हम लोग और भी अच्छे एफर्ट के साथ आपसे जुड़ सके और हम लोग की एक बड़ी फैमिली तैयार हो सके। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।